I now call upon the members whose names have been केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता रही थी किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे लगातार जानकारी ली जाती है और कैसे उनका एक अहम योगदान जो है देश के विकास में नजर आता है। अब आइए यहाँ पे अगर बात की जाए, बढ़ते हैं आगे पहली खबर की तरफ और खासतौर से अगर हम बात करें लोकसभा में हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने बेबाक अंदाज में कहा कि वंदे मातरम मातृभूमि को मुक्त करने की लड़ाई थी, स्वतंत्रता, बलिदान और समर्पण का मंत्र था, जिसमें आजाद भारत का विजन था। पीएम ने कहा कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया लेकिन वंदे मातरम चट्टान बनकर खड़ा रहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की बंटवारे वाली सोच पर भी निशाना साधा और साथ ही उनसे सवाल भी पूछा कि वंदे मातरम के साथ अन्याय और विश्वासघात क्यों किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से अगर देखा जाए वंदे मातरम न सिर्फ काव्य है बल्कि एक भाव गीत है, उसके साथ साथ विश्व में सबसे बेहतर एक रचना उन्होंने इसको बताया और कहा कि वंदे मातरम हम सभी पर कर्ज है जो लगातार हमें बढ़ावा देता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम को बांटने की कोशिश की, उसके टुकड़े कर दिए। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने यहां कांग्रेस पर निशाना साधा और एक बार फिर कहा कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और उन्होंने वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए। और क्या कुछ खास प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस दौरान कहा, किस तरह से आज प्रधानमंत्री के जो बेबाक बोल हैं वो यहाँ नजर आए, उन पर भी आइए नजर हम डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं जो खास बातें रही। उन्होंने कहा कि 150 वर्ष की यात्रा जो है उसमें अनेक पड़ाव से गुजरी है ये वंदे मातरम की महत्वपूर्ण यात्रा, साथ ही ये स्वतंत्रता, बलिदान और समर्पण का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल को वंदे मातरम की भावना की अगर जब हम बात करते हैं, उसने भावना ने परास्त किया है और उसी वजह से लगातार अगर देखा जाए, साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और बताया कि कैसे कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, एक दबाव में आकर जिस तरीके से काम किया गया उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के साथ अन्याय किया गया, विश्वासघात किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया था और उस तरह की नीतियां जो हैं लगातार
अब देखने को मिली हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस और उसके साथी वंदे मातरम के विरोध में खड़े हुए नजर आते हैं। तो 150 वर्ष वंदे मातरम के जहां पूरे हुए हैं और वहां पर किस तरीके से ये यात्रा रही, इसका जो पड़ाव रहा उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। अनेक पड़ावों से यात्रा है वो गुजरी है, लेकिन कैसे यहाँ उस वक्त जो सोच रही और कहीं ना कहीं एक दबाव जो रहा उसकी वजह से वंदे मातरम के साथ अन्याय किया गया। हमारे संवाददाता निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस तरीके से सीधे तौर पर अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री ने बेबाकी से इस बात को सामने रखा कि वंदे मातरम जिसके साथ विश्वासघात किया और कहीं ना कहीं अन्याय इसके साथ हुआ है, और उस वक्त किस तरह का जो दबाव था, मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने घुटने टेके थे, और क्या यही दबाव था, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने बात कही है? देखिए, बिल्कुल जब आज़ादी से पहले तमाम तथ्यों को देखा जाएगा और खासकर वंदे मातरम को लेकर जब प्रधानमंत्री उस पर चर्चा कर रहे थे, उसके इतिहास के विषय में बता रहे थे, तो क्या कारण रहे कि वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरीके से विरोध किया उसकी पड़ताल के ना करके बल्कि उल्टा पत्र लिख देना नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का, और ये दिखलाता है कि उस समय कांग्रेस की सोच क्या थी। और उस सोच को लेकर प्रधानमंत्री ने सदन में कटाक्ष किया कि आईएनसी इन्हीं नीतियों पर चलते चलते एमएनसी जो है बन गई। और ये कहा जा सकता है कि जब आज की युवा पीढ़ी को और तमाम लोगों के सामने जब वंदे मातरम पे पूरी तरीके से तथ्यात्मक एक डिबेट देश की संसद में की जा रही है, तो जानने का अधिकार है कि वंदे मातरम की शुरुआत से लेकर कब कब क्या फैसले लिए गए, उन फैसलों का असर क्या इस राष्ट्रगीत पर हुआ, और इस राष्ट्रगीत का आजादी की भूमिका से लेकर अब तक क्या महत्वपूर्ण जो योगदान रहा। इन तमाम चीजों को हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में स्पष्ट रूप से एक एक पहलू निकलकर सामने आया। जी बिल्कुल निशांत, और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि जो तुष्टीकरण की नीतियां रही हैं कांग्रेस की तब से लेके अब तक भी, और साथ ही उनके जो साथी दल हैं उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो वंदे मातरम की बात की जाए या राष्ट्रगान की बात करें, बंगाल की धरती रही है, और बंगाल की धरती से ये तमाम जो महत्वपूर्ण गीत हैं वो निकलकर सामने आए। और कहा जा सकता है कि जो तुष्टीकरण की सियासत तब थी उसका असर आज भी देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल में तो इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार कटघरे में भी खड़ी रही है। और ऐसे में जब वंदे मातरम का जिक्र हो रहा है तो बताना जरूरी हो जाता है कि इतिहास में भी अपने राजनीतिक हित के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने किस तरीके से तुष्टीकरण का सहारा लिया, और जो वंदे मातरम पूरे देश के क्रांतिकारियों को एकजुट करता था, जिस गीत को गाकर खुदीराम बोस हो, अशफाकुल्लाह खां हो, ये तमाम क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक चढ़ गए, उस गीत को केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसका टुकड़े किए गए और एक तरीके से अपमान करने का काम किया गया। ये बतलाना जरूरी हो जाता है युवा पीढ़ी को, जो कि इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जब देश में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज लोकसभा में बात चल रही है तो इतिहास के एक एक तथ्य को सामने रखना जरूरी है ताकि भविष्य में इससे सबक लिया जा सके। जी बिल्कुल निशान, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो काव्य है एक नई ऊर्जा का संचार करता है, और खासतौर से ना सिर्फ हम कांग्रेस की बात करें बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के वो भी इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है? क्योंकि उस वक्त की जब अगर बात की जाए, इतिहास की हम बात करें, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन अभी तक वो दबाव आखिर क्यों कांग्रेस लेकर चल रही है आगे? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल है तमाम उन राजनीतिक दलों के ऊपर जो कि तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। और उदाहरण की अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसका प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को देखा जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर किस तरीके से हावी है इसको हर कोई जानता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी थी उसकी राजनीति करने का क्या तरीका, और कांग्रेस का इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तथ्यात्मक तौर पर पूरी तरीके से सदन के सामने रखा। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब देश विकास की बात कर रहा है, देश में सभी लोगों को समानता की बात की जा रही है, देश में एक साथ आगे बढ़ने की बात की जा रही है, जब विकसित भारत के संकल्प की बात की जा रही है, तो आखिर ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति को ही क्यों अपनाए हुए हैं और क्यों इस बदलाव को नहीं वो एक्सेप्ट कर पाते। और ये कहा जा सकता है कि वंदे मातरम जब क्रांतिकारियों में किसी तरीके की
इसमें खुदीराम बोस हो या अशफाकुल्लाह खां हो, किसी तरीके से उनके अंदर कोई विरोध नहीं रहा। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो ऐसे में इन राजनीतिक दलों को क्या हक बनता है कि वो इस गीत को लेकर इस तरीके की बातें अगर करें? देखा जाए तो वजह सीधे तौर पर एक वोट बैंक की नजर आती है और इसी वजह से सवाल उठना भी लाजमी है कि अभी भी कांग्रेस जो है उसी ढर्रे पर आगे बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब हम पंच में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खासतौर से क्योंकि